अपनी कार में बैठा हुआ कैलाश अधिकारी अपने आदमी से कहने लगा, जरा पता लगाओ कि ये ब्लैक कैट इस वक्त दिल्ली में कहाँ है। मुझे किसी भी हाल में उससे मिलना है। एक बार अगर ब्लैक कैट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए राजी हो जाए तो समझ लो हम इस दुनिया की सबसे बड़ी अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे। कैलाश अधिकारी जैसे ही अपने होटल पहुंचा, उसने देखा होटल लॉबी में काफी टेंशन में लग रही संध्या मित्तल यहाँ वहां घूम रही थी। जैसे ही संध्या ने कैलाश अधिकारी को होटल लॉबी में एंटर होते हुए देखा, वो दौड़कर कैलाश के पास गई और पूछने लगी, क्या हुआ कैलाश, क्या उन लोगों ने। जैसे ही कैलाश संध्या के पास आई, कैलाश ने अपने आदमियों को इशारा किया। कैलाश के आदमी कैलाश संध्या को अकेला छोड़कर थोड़ी दूर पर जाकर खड़े हो गए। कैलाश ने संध्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, एक बार मैंने तुमसे कह दिया ना कि तुम्हारे परिवार को मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, फिर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बड़े बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट मुझसे प्रोटेक्शन मांगते हैं और बेफिक्र होकर सो जाते हैं। फिर तुम्हारा मामला तो काफी छोटा मामला है और मेरी पावर को तुम जानती ही हो। तेज सांसें ले रही संध्या ने कैलाश से कहा, नहीं नहीं कैलाश, मुझे तुम्हारी बातों पर शक बिल्कुल भी नहीं है, मगर गुलेरिया परिवार काफी पावरफुल है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद। संध्या की बात को काटते हुए कैलाश ने कहा, तुम घबराओ मत, मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा ही आसान रास्ता निकाल लिया है। वो छोटी बच्ची जल्द ही तुम्हारे घर पर खेल रही होगी। कैलाश के चेहरे पर कॉन्फिडेंट देखकर संध्या हैरान होकर कैलाश को देखने लगी। कैलाश ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, इतनी छोटी सी बात के लिए खून खराबा करना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, इस बात का फैसला दिल्ली कोर्ट में ही होगा। कोर्ट का नाम सुनते ही संध्या खामोश होकर कैलाश को देखने लगी। कैलाश ने अपने दोनों हाथ जेब में डालते हुए कहा, तुम अपनी बेटी को लंदन से यहाँ बुला लो, वो अब यहाँ तुम्हारे पास आ सकती है। कैलाश की ये बातें सुनते ही संध्या के चेहरे पर स्माइल आ गई, मगर कुछ ही देर में उसके चेहरे की मुस्कान फिर से टेंशन में बदल गई। मन ही मन कुछ सोचते हुए संध्या ने कैलाश से पूछा, मगर यहाँ पर गुलेरिया परिवार से हम कोर्ट में कोई मुकाबला नहीं कर सकते, वो लोग बहुत पावरफुल हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करके एक ही दिन में केस अपने हक में कर लेंगे। इस पर कैलाश ने अपने हाथ की एक उंगली संध्या के चेहरे पर तान दी और कहा, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? क्या तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ? कैलाश अधिकारी का नाम ही काफी है। इस नाम में इतना पावर है कि बड़े से बड़ा जज भी इस पावर के सामने झुक जाएगा। अटकती हुई आवाज में संध्या ने कैलाश से पूछा, मैं जानती हूँ, मगर कैलाश तुम्हारा असली तेज तो वहाँ लंदन में है, और अगर हम नताशा को लंदन से यहाँ बुला लेंगे और यहीं से केस लड़ेंगे तो तुम्हें लगता है कि। कैलाश ने संध्या की बात को काटते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें किस बात की फिक्र है, मगर ऐसा मत समझना कि यहाँ दिल्ली में मेरा होड़ कुछ कम हो गया है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारे बीच एक सौदा हुआ है। जब तक कोर्ट में केस चलेगा तब तक वो लोग अपने पावर का इस्तेमाल करके केस पर किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें मेरे पावर को फेस करना पड़ेगा। कैलाश ने जब ये बात कही तब संध्या ने चैन की सांस ली। कैलाश ने संध्या से पूछा, वैसे वो लड़की श्रेया भी तुम्हारी ही बेटी है ना? गुलेरिया परिवार से बात करने से पहले मेरे आदमियों ने सारी छानबीन कर रखी थी। तुमने मुझसे ये बात छुपाई कि वो लड़का आकाश जिससे शादी करना चाहता है वो तुम्हारी ही बेटी है। संध्या ने अपनी नजर झुकाकर कहा, वे मेरी बेटी नहीं है, दरअसल वो मेरे बड़े भाई की नाजायज औलाद है। 25 साल पहले उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मैंने सोचा कि मैं ही उसे सहारा दे दूं, मगर मुझे नहीं पता था कि वो लड़की मेरे एहसानों का इस तरह से बदला चुकाएगी। अचानक ही संध्या ने अपनी आवाज बदलकर कैलाश से कहा,
थैंक यू कैलाश, मुझे पता था कि मुश्किल घड़ी में तुम ही मेरे काम आओगे। आखिर सालों पुराना संबंध जो है हमारा। कैलाश के आदमी दूर खड़े सारी बातें सुन रहे थे। संध्या की बातों को सुनकर कैलाश भी ऑकवर्ड फील कर रहा था। तभी संध्या ने कैलाश के करीब आकर कहा, क्यों न बीते लम्हों को फिर एक बार जी लिया जाए। इससे पहले कि कैलाश संध्या की बातों का जवाब दे पाता, संध्या ने कैलाश का हाथ पकड़ लिया और उसे कमरे के अंदर ले गई। सुबह जब नताशा वापस अपने घर मित्तल हाउस में पहुंची तो प्रकाश मित्तल बड़े ही गुस्से में हॉल में बैठे अपने मोबाइल में देख रहे थे। जैसे ही प्रकाश मित्तल ने नताशा को घर में आते हुए देखा तो ऊंची आवाज में कहने लगे, क्या तुम माँ बेटी पागल हो गए हो? तुम जानती भी हो किससे कोर्ट में केस लड़ने की बातें कर रही हो तुम? नताशा अपने पापा को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर घबरा गई। नताशा ने अटकती हुई आवाज में प्रकाश मित्तल से कहा, दरअसल पापा, मुझे तो मम्मा ने कहा था कि। नताशा की बात को काटते हुए प्रकाश मित्तल ने कहा, पागल हो गई है तुम्हारी माँ? कल रात से गायब है, मेरे किसी कॉल का जवाब नहीं देती। प्रकाश मित्तल की बात पूरी होते ही मित्तल हाउस के मेन गेट से संध्या ने घर के अंदर आते हुए कहा, बेटी को लंदन भेजकर तुम तो हाथ पर हाथ धरे रहे। जब हाथ कर मर्द अपने घर के सिक्योरिटी के बारे में सोचना छोड़ दे तो औरत को हथियार हाथ में उठाना ही पड़ता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और ये केस जरूर हम ही जीतेंगे। पिंकी की कस्टडी नताशा को मिलकर रहेगी। नताशा बेहद घबराई हुई थी। श्रेया कैलाश अधिकारी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। बस श्रेया को इतना पता था कि उससे नताशा के खिलाफ पिंकी की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस लड़ना होगा। सुबह आकाश श्रेया, पिंकी और यश को लेकर सनशाइन स्कूल उन्हें ड्रॉप करने गया। जैसे ही स्कूल नजदीक आने लगी तब श्रेया ने आकाश से कहा, मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो। अगर स्कूल के पास किसी और टीचर ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आकाश ने ड्राइविंग सीट से पीछे मुड़कर पीछे बैठी श्रेया को की ओर देखा। आकाश ने श्रेया से कहा, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पिंकी की मां कहलवाने में शर्म आएगी? ये बात सुनते ही श्रेया की आंखें बड़ी हो गई। उसने पिंकी को कसकर अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे अपनी बच्ची की मां कहलवाने में शर्म क्यों आएगी? आकाश मुस्कुराते हुए आगे देखने लगा। आकाश ने गाड़ी ठीक सनशाइन स्कूल के सामने रोकी। श्रेया नन्ही सी पिंकी का हाथ पकड़कर आकाश की कार से नीचे उतरी। गेट के पास खड़ी टीचरों ने जब देखा श्रेया को पिंकी के साथ कार से उतरते हुए तो वो सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। जैसे ही श्रेया पिंकी और यश के साथ स्कूल के गेट पर पहुंची, एक टीचर ने श्रेया को रोकते हुए पूछा, क्या बात है श्रेया टीचर, आज आप पिंकी के साथ स्कूल आई हैं? नन्ही सी पिंकी ने तुरंत कहा, मम्मा कल हमारे साथ ही रुकी थी, इसलिए वो हमारे साथ ही आज स्कूल आई हैं। नन्ही सी पिंकी की बातें सुनकर सभी टीचर्स ने आकाश की कार की ओर देखा और श्रेया जाकर वेलकम किया। श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे सारे टीचर आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें कर रहे हो, जो बातें सिर्फ उनकी समझ में आ रही थी। श्रेया पिंकी और यश को अपनी अपनी क्लास में छोड़कर डांस स्टूडियो में चली गई। जब नन्ही सी पिंकी अपनी बेंच पर जाकर बैठी तो उसके पास बैठा एक लड़का पिंकी की ओर देखकर अचानक ही हंसने लगा। उस लड़के ने अपने बगल में बैठी एक लड़की के कानों में कुछ कहा। देखते ही देखते सारे बच्चे आपस में कुछ बातें करके पिंकी को देखकर हंसने लगे। पिंकी बचपन से काफी दुबली पतली और कमजोर बच्ची रही थी। ज्यादा खेल कूद करना पिंकी को पसंद नहीं था, इसलिए ज्यादातर बच्चे पिंकी को अपने आप से अलग ही रखते थे। पिंकी हमेशा चुपचाप पीछे के बेंच पर जाकर बैठ जाती थी। ऐसा नहीं था कि पिंकी को दोस्त बनाना अच्छा नहीं लगता था, मगर बचपन से ही नताशा ने पिंकी को कुछ इस तरह से पाला था कि पिंकी को दोस्त बनाने से भी काफी डर लगता था। जब रिया और आर्यन स्कूल में एडमिट हुए
तो उन दोनों के साथ पिंकी की कुछ कुछ दोस्ती जरूर हुई थी, मगर आज अनिका की तबीयत ठीक न होने की वजह से आर्यन स्कूल नहीं आया था और इसलिए पिंकी पहले की तरह चुपचाप अपनी बेंच पर अकेली बैठी थी। सारे बच्चे धीरे धीरे अपनी आवाज ऊंची करके पिंकी को देखकर उसे चिढ़ाने लगे। पिंकी के पापा ने पिंकी की मम्मी बदल दी। ऐसे कमेंट सुनकर क्लास के बाकी सारे बच्चे पिंकी पर हंसने लगे थे। पिंकी चुपचाप अपनी नजरें झुकाकर अपनी बेंच पर बैठी रही। श्रेया अपनी डांस स्टूडियो में अपना काम निपटाकर स्टाफ रूम की ओर आगे बढ़ने लगी, मगर जैसे ही श्रेया स्टाफ रूम के दरवाजे पर पहुंची, श्रेया ने अंदर कुछ टीचरों को बात करते हुए सुना। वैसे तो कितनी सीधी सादी और भोली भाली लगती थी, मगर किसने सोचा था कि इतनी मासूम से लगने वाली श्रेया के मन में ऐसी कोई प्लानिंग होगी। तभी दूसरी टीचर ने उस टीचर को जवाब देते हुए कहा, मैं भी वही सोच रही थी कि इतनी बड़ी डांसर हमारे स्कूल में क्यों जॉब करेगी। मैंने सुना है आकाश ने पिंकी की माँ को घर से निकाल दिया, और तो और वो उसे पिंकी का चेहरा भी देखने नहीं दे रहे हैं। बेचारी सालों तक इसी इंतजार में रही होगी। आज नहीं तो कल पिंकी के पापा उसे जरूर शादी कर देंगे, मगर न जाने कहां से ये लड़की दोनों के बीच में आ गई और बेचारी नताशा का बसा बसाया घर बिगाड़ दिया। सारे टीचरों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि सभी ने अपने मन में श्रेया के लिए एक राय बना ली हो, ऐसी राय जो श्रेया कभी अपने कानों से सुन नहीं पाएगी। अब तक खामोश रहने वाली श्रेया का पेशेंस लेवल खत्म हो चुका था। वो स्टाफ रूम में जाकर कहने लगी, क्या आप लोग असलियत जानते हैं? मुझ पर इस तरह इल्जाम लगाने से पहले मुझे लगता है